नमस्कार छात्रों, मैं जयवीर चौधरी ब्रज एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ब्रज को पसंद कर रहे हैं तथा वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और उन्हें देख रहे हैं। मैं भारतीय राजनीति का शिक्षक, इंडियन पॉलिटी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ा रहा हूँ और भारतीय संविधान के टॉपिकों में आज हम जिस टॉपिक की बात यहाँ करने आए हैं उस टॉपिक का नाम है प्रस्तावना, द प्रिम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में जब हम अध्ययन करते हैं तो प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू, या हम ये कहें कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा तक कह दिया है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार शरीर में आत्मा के ना रहने से शरीर का कोई महत्व नहीं है, उसी प्रकार यदि संविधान में प्रस्तावना नहीं है तो फिर भारतीय संविधान का कोई महत्व नहीं है। प्रस्तावना को अगर हम देखें तो प्रस्तावना का एक अन्य नाम और पाया जाता है और वो नाम है उद्देशिका। प्रस्तावना को ही किस नाम से जानते हैं तो हम पढ़ेंगे, वो नाम है उद्देशिका। और जैसा कि मैं आपको संविधान के सबसे पहले टॉपिक में बता चुका हूँ कि ये जो उद्देशिका है, ये उद्देशिका एक प्रस्ताव पर आधारित है और उस प्रस्ताव का नाम है उद्देश्य प्रस्ताव। क्या नाम है? उद्देश्य प्रस्ताव। और ये उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा की तृतीय बैठक में यह उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा की तृतीय बैठक, डेट आपको याद रखनी है, मैं बता चुका हूं पहले ही। क्या डेट होगी? 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। कितने को पेश किया गया था? तो आपको याद रखना है, यह प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। पेश किसने किया था तो ये भी आपको ध्यान देना है, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पेश करने वाले व्यक्ति का नाम है जवाहरलाल नेहरू। और यही प्रस्ताव आगे जाके क्या कहलाया? उद्देशिका। और उद्देशिका को हम क्या कह रहे हैं? प्रस्तावना। अब यहाँ देखिए, प्रस्तावना की हम चर्चा करें तो चर्चा करने से पहले यहाँ दो बातें सामने आती हैं। प्रश्न पूछ लिया जाता है क्या प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है? क्या प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है? जब ये प्रश्न आता है तो इसके संबंध में बहुत सारे विवाद हैं, बहुत सारी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। समय समय पे भारत में रहने वाले लोगों या संविधान के समीक्षकों ने ये प्रश्न उठाया है कि क्या संविधान का अभिन्न अंग प्रस्तावना को माना जा सकता है। तो ऐसा ही एक केस 1960 में हमारे सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया,
और इस केस को हम जानते हैं बेरुवारी वाद के नाम से। वेरुवारू एक गांव का नाम है और वेरुवारू नामक जो गांव है वो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। तो बेरुवारीवाद में ये पूछा गया कि क्या प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। तो यहाँ छात्रों आपको याद रखना है, यहाँ पर हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग नहीं है। ध्यान देना है, बेरुवारीवाद में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग स्वीकार नहीं किया गया है। तो बेरुवारीवाद के बाद लगभग 13 वर्षों के बाद, कितने वर्षों के बाद? 13 वर्षों के बाद, 13 वर्षों के बाद 1973 में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के सामने एक केस आया जिसका नाम है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ध्यान से सुनना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केशवानंद भारती आपको आगे भी मिलेगा, मौलिक अधिकार जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ भी इसका जिक्र हम करेंगे। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के संबंध में सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि क्या प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। क्या प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कहा, हाँ, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। कौन सा निर्णय? 1973 का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में हमारे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा क्या निर्णय दिया गया? निर्णय यह दिया गया कि हाँ, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। याद रखना है, ये जो सुनवाई है वो 68 दिन चली है। कितने दिन चली है? 68 दिन चली है। और भारतीय संविधान या भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में पहला मौका है किस केस की सुनवाई के लिए? 13 जजों की खंडपीठ ने सुनवाई की है। कितने जजों की? 13 की। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक प्रश्न है कि प्रस्तावना के ऊपर बिठाई गई खंडपीठ कितने जजों की थी? तो आपको ध्यान रखना है, 13 जजों की पीठ ने निर्णय दिया था कि हाँ, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। तो केशवानंद भारती के निर्णय के बाद 1994 में 1994 में एक बात और है, वो आपको याद रखना है, जिसका नाम है SR बम्बई 1994। SR बम्बई 1994 के बाद को भी हम प्रस्तावना के ही साथ जोड़कर पढ़ते हैं। ये आपको याद रखना है। इसको हम कब पढ़ते हैं? प्रस्तावना के साथ जोड़कर ही हम इसको क्या करते हैं? पढ़ते हैं। तो आज हम ये कह सकते हैं कि हाँ, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। और अगर प्रश्न वह पूछ रहा है कि किस वाद में ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, तो आपको ध्यान देना है, ये बात कही गई 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के संबंध में। तो आइए हम देखते हैं हमारी प्रस्तावना को कि हमारी प्रस्तावना किस प्रकार से है। जब हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो प्रस्तावना का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ से होता है, यह आपको सबसे पहले याद रखना है। प्रस्तावना का प्रारंभ सबसे पहले होगा तो वो लाइन है, हम भारत के लोग। क्या लिखा हुआ है प्रस्तावना में? सबसे पहले हम भारत के लोग।
हम भारत के लोग का मतलब क्या है, ये आपको याद करना है। हम भारत के लोग का अर्थ है जनता। इसके दो अर्थ यहाँ निकलते हैं कि भारत का संविधान बनाया तो संविधान सभा ने है, लेकिन हमारे संविधान की जो शक्ति है वो अंतिम रूप से, जो संविधान की शक्ति है वो अंतिम रूप से किस में निहित है, जनता में निहित है। हम यह भी कह सकते हैं दूसरी बात के रूप में कि भारत में सर्वोच्च शक्ति किस में निवास करती है, जनता में निवास करती है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण, ध्यान देना है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक समाजवादी गणराज्य दोबारा सुने, मैं कह रहा हूं हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक समाजवादी गणराज्य बनाने के लिए तथा भारत के समस्त नागरिकों को, आगे की चर्चा करें उससे पहले आपको इन शब्दों का अर्थ ध्यान रखना है। मैं आपसे कह रहा हूं हमारी प्रस्तावना कहाँ से प्रारंभ हो रही है, तो आपको याद रखना है हमारी प्रस्तावना प्रारंभ हो रही है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, भारत को ध्यान देना है। एक बार यह प्रश्न पूछा जा सकता है या पूछा जा चुका है कि हमारी प्रस्तावना में भारत जो शब्द है कितनी बार प्रयुक्त हुआ है। ध्यान से सुनना है, प्रश्न है हमारी प्रस्तावना में भारत जो शब्द है वो कितनी बार प्रयुक्त हुआ है। तो हम याद रखेंगे भारत शब्द का जो उल्लेख है वो कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है। क्या कह रहे हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ऐसा राज्य जो अपने निर्णय स्वयं लेने में सक्षम है, अर्थात वह किसी के दबाव में कार्य नहीं करता है। ऐसे राज्य को क्या कह रहे हैं हम लोग, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। जनता में यह शक्ति है कि वो भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य बनाने की कोशिश करेंगे। दूसरा शब्द देखिए, दूसरा शब्द है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष शब्द से तात्पर्य है, तो आपको ध्यान देना है, पंथ निरपेक्ष जो शब्द है वो मूल संविधान में नहीं है या मूल प्रस्तावना में नहीं है। पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि भारत द्वारा प्रायोजित अपना कोई धर्म नहीं है, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। अपना कोई धर्म नहीं है, अर्थात भारत की नज़र में सभी धर्म कैसे हैं, समान हैं, अर्थात भारत किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देता है। इसका अर्थ हो गया पंथ निरपेक्ष। लोकतंत्रात्मक का अर्थ लोकतंत्र के रूप में ले सकते हैं, और आप में से बहुत सारे लोग लोकतंत्र की बहुत ही अच्छी परिभाषा जानते हैं। जनता के लिए जनता के द्वारा शासन क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्रात्मक जो शब्द है वो किससे बना है, तो हमें याद देना है वो बना है लोकतंत्र से। किससे बना है, लोकतंत्र से। और लोकतंत्र में अगर हम देखें तो लोकतंत्र में यहाँ पर 2 शब्द हैं, पहला शब्द है लोक और दूसरा शब्द है तंत्र। लोक का अर्थ होता है जनता और तंत्र का अर्थ होता है शासन। किसका शासन,
जनता का शासन। तो हमारे देश में कैसी व्यवस्था को अपनाने की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमें ध्यान देना है, हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र को अपनाने की। और लोकतंत्र के अगर प्रकार पूछ लेता है तो लोकतंत्र के दो प्रकार हैं। पहला प्रकार है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा लोकतंत्र है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। पहला लोकतंत्र कौन सा है, तो आपको ध्यान देना है, पहला लोकतंत्र है प्रत्यक्ष और दूसरा है अप्रत्यक्ष। ऐसा लोकतंत्र जिसमें जनता सीधे शासन करती है उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि मेरे देश में या हमारे देश में किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया गया है, तो आपको याद रखना है भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है। कैसे लोकतंत्र को अपनाया गया है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को। और देखें नेक्स्ट है समाजवाद। समाजवाद जिसे हम सोशलिज्म कहते हैं, समाजवाद का अर्थ क्या है, तो आपको ध्यान देना है। समाजवाद की मैं यहाँ एक डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ, वो आपको याद रखनी है। भारत में समाजवाद है तो उसका अर्थ देखें, वह व्यवस्था जिसमें किसी राष्ट्र के संसाधनों पर उस राष्ट्र का अधिकार होता है और वह राष्ट्र उन संसाधनों का प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति के हित में समान रूप से करता है। ऐसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है, ऐसी व्यवस्था को कहा जाता है समाजवाद। और आगे है गणराज्य। गणराज्य जो शब्द है वो केवल ऐसे देशों के लिए प्रयोग होता है जिन देशों का प्रथम व्यक्ति फर्स्ट पर्सन कैसा होता है, हम पढ़ेंगे निर्वाचित होता है। कैसा होता है, निर्वाचित होता है। तो हमारे देश में प्रथम व्यक्ति कौन है, तो हम पढ़ेंगे हमारे देश में प्रथम व्यक्ति है भारत का राष्ट्रपति। और भारत का जो राष्ट्रपति है वो कैसा है, तो हम पढ़ेंगे भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित है। अगर भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित है तो भारत क्या है, गणराज्य है। क्या है, गणराज्य। और देखें प्रस्तावना में इन शब्दों के अलावा भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए 3 प्रकार की समानताओं की बात की गई है। कितने प्रकार की समानताओं की, 3 प्रकार की। 3 प्रकार की समानताओं की बात में सबसे पहली जो समानता है उसका नाम है सामाजिक समानता। दूसरी जो समानता है उसका नाम है आर्थिक समानता। और तीसरी जो समानता है उसका नाम है राजनैतिक समानता। अब देखिए प्रश्न है 3 प्रकार की जो समानताएं हैं वो कहाँ वर्णित हैं। देखिए प्रश्न को वो पूछ रहा है 3 प्रकार की समानताएं कहाँ वर्णित हैं, तो यहाँ आपको ध्यान देना है 3 प्रकार की समानताएं प्रस्तावना में भी दी गई हैं। प्रस्तावना के साथ साथ ये नीति निर्देशक तत्वों, कौन से तत्वों, नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 38 में भी दी गई है। देखिए प्रश्न इस प्रकार का हो सकता है क्योंकि इनका प्रावधान दोनों ही स्थानों पर है। दोनों ही स्थानों पर है तो इसका उत्तर भी आपको याद रखना है। दोबारा प्रश्न रिपीट कर रहा हूँ, प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानताओं का उल्लेख है, तो आपको ध्यान रखना है प्रस्तावना में 3 प्रकार की समानताओं का उल्लेख है, जिनमें सबसे पहली समानता सामाजिक समानता, दूसरे प्रकार की समानता आर्थिक समानता और तीसरे प्रकार की समानता का नाम है राजनीतिक समानता। अब राजनीतिक समानता जो है वो राजनीति से संबंधित है। तो मैं यहाँ कह रहा था कि अगर प्रश्न वो इस तरह से पूछ लेता है
कि प्रस्तावना के अलावा 3 प्रकार की जो समानताएं हैं उनका उल्लेख भारतीय संविधान में और कहाँ किया गया है, और कहाँ किया गया, तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। इसका उत्तर रहेगा नीति निर्देशक तत्वों में, और नीति निर्देशक तत्वों में भी अनुच्छेद आपको याद रखना है। कौन सा अनुच्छेद? 38 आपको इन 3 प्रकार की समानताओं की जानकारी देता है। तो हम कह रहे हैं कि हम भारत को, या हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, समाजवादी गणराज्य बनाने के लिए तथा भारत के प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक समानता के साथ साथ 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात भी प्रस्तावना करती है। कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात? 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात। पांच प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात ध्यान देना है। अगर वो प्रश्न पूछ लेता है कि 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं कहाँ दी गई हैं, या प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है, तो आपको ध्यान देना है प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है। कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है? 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं की। कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं, तो आपको ध्यान देना है। सबसे पहली जो स्वतंत्रता है वो है विचार। दूसरी स्वतंत्रता का नाम है अभिव्यक्ति। तीसरे प्रकार की स्वतंत्रता का नाम है धर्म। चौथी का नाम है उपासना। पहले प्रकार की स्वतंत्रता का नाम है विचार, दूसरी का नाम है अभिव्यक्ति, तीसरे का नाम है धर्म, चौथी का नाम है उपासना और पांचवी का नाम है विश्वास। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और विश्वास की जो स्वतंत्रताएं हैं, अर्थात जो 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, उनका जिक्र भी कहाँ किया गया है? प्रस्तावना में किया गया है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि अगर वो ये कह रहा है कि प्रस्तावना के अलावा इन स्वतंत्रताओं का प्रावधान कहाँ और किया गया है, तो आपको ध्यान देना है मौलिक अधिकार। कौन से अधिकार? मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकारों के लिए हम पढ़ेंगे कौन सा अनुच्छेद? 19। मौलिक अधिकारों के आर्टिकल 19 में, अनुच्छेद 19 में 5 के स्थान पर कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का प्रावधान है? 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का। कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का प्रावधान है? 6 प्रकार की। मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं वो कितनी दी गई हैं, तो आपको याद रखना है वो स्वतंत्रताएं दी गई हैं कितनी? 6। लेकिन हमारी प्रस्तावना में जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं उस प्रस्तावना में इनकी संख्या है क्या? 5। कितनी है? 5। तो हमारी प्रस्तावना जानकारी दे रही है 3 प्रकार की समानताओं की, 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं की। आगे देखिए क्या कह रही है प्रस्तावना? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, समाजवादी गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक समानता के साथ साथ विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना एवं विश्वास की स्वतंत्रता देते हुए भारत को अच्छे बंधुत्व तथा गरिमामय जीवन के लिए तैयार होकर हम भारतीय संविधान को 26 नवंबर तैयार होकर 26 नवंबर 1949 के दिन अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मर्पित करते हैं। प्रस्तावना को देखने पर हमें एक बात मालूम होती है कि प्रस्तावना में हमारे संविधान निर्माताओं के उद्देश्यों का वर्णन है। अर्थात हमारे संविधान निर्माता क्या चाहते थे कि संविधान किस प्रकार का हो, हमारे संविधान में किन किन बातों का समावेश हो, आदि का जो निचोड़ है
वो कहाँ मिलेगा? हमें प्रस्तावना में मिलेगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि हमारी प्रस्तावना में ऐसे कौन से शब्द हैं जो मूल प्रस्तावना में नहीं थे। प्रश्न क्या है? हमारी प्रस्तावना में ऐसे कौन से शब्द हैं जो मूल प्रस्तावना में नहीं थे, जिनको संविधान संशोधनों के बाद जोड़ा गया है। तो देखिए, यहाँ आपको देखना है कि हमारी प्रस्तावना में ऐसे 3 शब्द हैं जो मूल प्रस्तावना में नहीं थे, जिनमें पहला शब्द है समाजवाद, दूसरा शब्द है पंथ निरपेक्षता और तीसरा शब्द है अखंडता। पहला शब्द कौन सा? समाजवाद, दूसरा कौन सा? पंथ निरपेक्षता और तीसरा कौन सा? अखंडता। इन तीनों ही शब्दों को भारतीय प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। कौन कौन से शब्दों को? समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। ये मूल प्रस्तावना में नहीं है, इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। दूसरा है समानता एवं बंधुत्व, या इसी को हम कह देते हैं भाईचारा। इन दोनों ही शब्दों को हमने फ्रांस से ग्रहण किया है। कौन कौन से? समानता एवं बंधुत्व, क्योंकि ये जो दोनों शब्द हैं ये फ्रांस की क्रांति के नारे हैं, अर्थात इनका प्रयोग फ्रांस में किया गया था जब फ्रांस की क्रांति लड़ी गई थी। फ्रांस की क्रांति जब लड़ी जा रही थी तो वहाँ के लोगों ने नारे दिए थे और हमारे संविधान निर्माताओं ने इसको पसंद करते हुए इनको वहाँ से क्या किया गया है? ग्रहण किया गया है। प्रस्तावना के संबंध में कुछ लोगों के स्टेटमेंट हैं, वो आपको याद रखने हैं। भारतीय संविधान सभा के एक सदस्य जिनका नाम था के.एम. मुंशी, और के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना के संबंध में क्या कहा है? के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना के संबंध में कहा है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की जन्म कुंडली है। कभी कभी वो स्टेटमेंट को देकर प्रश्न बना सकता है। क्या है वो? जन्म कुंडली। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की जन्म कुंडली कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो आपको ध्यान देना है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की जन्म कुंडली कहने वाले व्यक्ति का नाम है कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। क्या कहा? कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने क्या कहा? प्रस्तावना को भारतीय संविधान की जन्म कुंडली, अर्थात यहीं से भारतीय संविधान का प्रारंभ होता है। और देखिए, प्रस्तावना के संबंध में 1994 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने जो केस आया, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जिसका नाम था SR बम्बई। तो इस केस पर सुनवाई करते हुए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में ये कहा था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना है। क्या नाम दिया? प्रस्तावना भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना है। ये निर्णय कब दिया गया? SR बम्बई बाद 1994 में। 1994 में यह निर्णय दिया गया था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की क्या है? आधारभूत संरचना, अर्थात प्रस्तावना के अभाव में भारतीय संविधान की कल्पना करना व्यर्थ होगा। तो आज हमने आपसे बात की भारतीय संविधान की प्रस्तावना की।
प्रस्तावना के संबंध में बताई गई कुछ बातों को आप याद रखेंगे। और प्रस्तावना एक ऐसा बिंदु है जिसमें से हर परीक्षा में एक ना एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो मेरा वीडियो देखने के लिए और मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। Thank you so much.